हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज मेरे पास है न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल का पेपर, 11th क्लास का पेपर है, यूटी हुआ था, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसमें पीपीसी भी शामिल है वो भी पूछा गया है। उसके अलावा स्टैट्स के 1 और 2 चैप्टर पूछे गए हैं। दरअसल चैप्टर्स के नाम अलग अलग बुक में अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं चैप्टर के नाम आपको नहीं बता रहा हूं। स्टैट्स के शुरू के 2 चैप्टर या 3 भी लगा लो, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसमें पीपीसी भी शामिल है वो पूछा गया है। कुल 20 मार्क्स का मतलब 20 मार्क्स का ये पेपर है, और टाइमिंग जो बताई गई है वो 1 आवर 1 घंटे की टाइमिंग बताई गई है। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 1 मार्कर क्वेश्चन है और काफी सिंपल है। दरअसल ये क्वेश्चन बुक में भी है, संदीप गर्ग में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये उदित और शिवम वाला क्वेश्चन है। आपको नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होगी वो शुड वर्ड और एक वर्ड और होता है ought to, इन 2 शब्दों का इस्तेमाल जिस लाइन में हो जाए समझ लीजिए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उदित और शिवम ने 2 बातें कही हैं। एक बात उदित ने बोला है प्राइजेस इन द इकोनॉमी आर कॉन्टिन्यूअसली राइजिंग, लगातार कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया उन्होंने। शिवम कहता है कि द गवर्नमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। तो यहां पे शुड वर्ड का इस्तेमाल हो गया है। ये हो गई है आपकी नॉर्मेटिव। पहली वाली पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरी वाली नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर हुआ वो होगा ए। उदित कह रहा है पॉजिटिव और शिवम कह रहा है नॉर्मेटिव। ठीक है भाई, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं आंसर 1। आंसर 1 जो होगा उसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग द बीबीए कनिष्क वांट्स टू डू जॉब। भाई कनिष्क जी जॉब करना चाहते हैं, अच्छी बात है भाई, बीबीए के बाद जॉब ही तो करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हायर स्टडीज पे जाए। पेरेंट्स दूर की सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया थोड़ी और, अब आप बीबीए आपने कर लिया, एमबीए भी कर लो ताकि आपको बड़ी जॉब मिल सके। लंबी सोच रहे हैं पेरेंट्स। अब बताइए कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी अगर वो हायर स्टडीज के जगह जॉब करने जाता है। ध्यान से सुनिए, इंस्टीड ऑफ डूइंग जॉब ऑप्टिंग फॉर, सॉरी इसमें लिखा है ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडीज इंस्टीड ऑफ डूइंग जॉब, यानी कि वो पेरेंट्स की बात उसने मान ली है, वो अब हायर स्टडीज के लिए जा रहा है और जॉब नहीं करेगा, इंस्टीड ऑफ डूइंग अ जॉब। फाइन। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। ओसी बोलते हैं प्यार से इसको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपने बेस्ट ऑप्शन को चूज किया है, बेस्ट ऑप्शन जो आपका है, इस केस में अगर हम देखें तो बेस्ट ऑप्शन इसका जो है वो उसने हायर स्टडीज को चूज किया है। हायर स्टडीज जो पेरेंट्स कह रहे हैं, हायर स्टडीज। और जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो उसकी खुद की राय थी वो थी जॉब। ठीक है जी। अब यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है सेकंड बेस्ट ऑप्शन को जो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो कनिष्क ने क्या सेक्रीफाइस किया है, उसने ये वाला आइटम सेक्रीफाइस किया है, जॉब सेक्रीफाइस की है। तो जॉब हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओसी, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और इस केस में ओवर एक्सप्लेनेशन होगी वैसे तो। इस केस में कनिष्क ने जॉब को सेक्रीफाइस किया है, तो जॉब हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। तो व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडीज इंस्टीड ऑफ डूइंग अ जॉब, इसका आंसर होगा जॉब। जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फाइन भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आंसर 2 था ये, सॉरी आंसर 2 था ये वाला। आंसर 3 करेंगे अब हम, आंसर 3 करेंगे। आंसर 3 में दरअसल क्वेश्चन कह रहा है
व्हेन पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेटर इज इनफाइनाइट वी शुड यूज डैश मेथड। दो ऑप्शन दिए कि सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड। देखो भाई, दोनों मेथड ही, इन दोनों मेथड से ही डेटा कलेक्शन का काम किया जाता है। डेटा को इन दोनों मेथड से कलेक्ट किया जाता है। सेंसस मेथड होता है जिसके अंदर जाते हैं हम और हर एक व्यक्ति से डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में 500 लोग हैं तो 500 के 500 लोगों के पास जाके डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। आप एक भी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते। सेंसस मेथड में ये होता है। लेकिन सैंपल मेथड के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर हम सैंपल बनाते हैं और उसमें से किसी एक व्यक्ति से डेटा पिक करते हैं और बाकियों को मान लेते हैं कि बाकी का भी वही होगा। तो सैंपल मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन सेंसस मेथड थोड़ा महंगा भी पड़ता है। उसमें टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, टाइम कंजप्शन ज्यादा होता है उसके अंदर, सेंसस के अंदर। यहां पे कह रहा है कि जो पॉपुलेशन का साइज है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हम करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन का जो साइज है वो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो भैया ऐसी जगह तो सेंसस यूज करना सही नहीं है। भैया बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा, कितना करोगे? तो ऐसी जगह पे आपको सैंपलिंग यूज करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सैंपल मेथड। ठीक है जी। तो आंसर 3 जो होगा वो हो जाएगा सैंपलिंग मेथड, SAMPLING, सैंपलिंग मेथड। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम उसको मिटा देते हैं। चार क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। भाई देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन दरअसल 3 नंबर का क्वेश्चन है चौथा, और उसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दिए हुए हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले हम आंसर 4 लिखेंगे यहां पे। आंसर 4 उसका ए पार्ट करेंगे। पहले ए पार्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द डेटा ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स मे बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स रेदर देन द वर्कर्स देमसेल्व्स। Identify the method of collecting primary data and also mention one merit। तो भाई दरअसल प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का एक मेथड इसमें बताया गया है, वो आपको बताना है कौन सा है, और उस मेथड का एक मेरिट, एक गुण, एक विशेषता नहीं, मतलब गुण लिखना है, उसका एक मेरिट लिखना है। तो भाई देखो, डेटा हम ले रहे हैं वर्कर के बारे में, लेकिन वर्कर से नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं उसके एम्प्लॉयर से, जो मालिक है उससे ले रहे हैं। तो ये जो आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है ये है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति से डेटा ले रहे हैं जिसके पास उस व्यक्ति का डेटा है जिसका डेटा हमें चाहिए। मान लीजिए हमें डेटा चाहिए वर्कर का, तो वर्कर का डेटा किसके पास होगा? उसके मालिक के पास होगा। सारे रिकॉर्ड होंगे उसके मालिक के पास कि भैया ये वर्कर यहां रहता है, ये है, उसकी सैलरी इतनी है, यहां रहता है, टेलीफोन नंबर ये है, ये करता है, वो करता है। एम्प्लॉयर के पास सारी इंफॉर्मेशन वर्कर की होती है, और डेटा हम ले रहे हैं एम्प्लॉयर से, किसके बारे में? वर्कर के बारे में। तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हुई, आइडेंटिफाई हमने कर दिया है। और कह रहे हैं ऑल्सो मेंशन वन मेरिट, उसका एक मेरिट आपको बताना है। तो मेरिट तो बहुत सारे हैं, उसमें से एक मेरिट ये हो जाएगा एक्सपर्ट ओपिनियन। आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल जाएगी कि भैया इस व्यक्ति के बारे में ये एक्सपर्ट बंदा है, इसने ओपिनियन दे दी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो जो पहला जो आंसर होगा वो हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये इसका आंसर। आइडेंटिफाई हमने कर दिया। मेरिट की अगर बात करें, तो एक ही मेरिट लिख रहा हूं मैं, एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। अब इसका बी पार्ट, क्वेश्चन आंसर 4 का, क्वेश्चन 4 जो है उसका बी पार्ट जो है वो कह रहा है डज अ रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका फेसेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम? यस नो बताना है और आपको आंसर देना है। तो भाई इसका आंसर होगा यस, क्योंकि देखो यस आंसर इसका इसलिए होगा क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि स्कैर्सिटी जो होती है, कमी जो होती है, वो दुनिया के हर देश को होती है। एवरी पीपल, एवरी नेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन फेसेस सम काइंड ऑफ स्कैर्सिटी। तो स्कैर्सिटी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। स्कैर्सिटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो दुनिया के हर देश को इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो अमीर देश हो चाहे वो गरीब देश हो। इसका रीजन क्या होगा? रीजन पूछा इसमें, तो इसका रीजन होगा बिकॉज स्कैर्सिटी इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट।
इसका रीजन होगा बिकॉज स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। स्कैरसिटी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इस वजह से ये होगी। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अब दरअसल इसमें क्वेश्चन 5 उतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है गुड एक्स और गुड वाई, दो आपको दिए हुए हैं और आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी आपको बनाना है, डायग्राम बनाना है, उसकी शेप पे कमेंट करना है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखाएगा पीपीसी के बारे में। तो भाई इसको मैं मिटा देता हूं और यहां पे हम पीपीसी ड्रॉ करते हैं। आंसर नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। आंसर नंबर 6 हम ड्रॉ कर रहे हैं, आंसर 6, और पीपीसी वाला पॉइंट है, पीपीसी है। तो देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे करके एल बनाएंगे बढ़िया सा, 0 एक्स और वाई। ठीक है जी, ये हमने एल बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो चीज सीक्वेंस में है, अगर हम देखें क्वेश्चन में तो गुड एक्स सीक्वेंस में 0 1 2 3 4, तो गुड एक्स को यहां लिखेंगे, गुड एक्स, तो फिर गुड वाई यहां लिखेंगे भाई, गुड वाई यहां लिखेंगे। एक्स तो सीक्वेंस में, तो 0 ये हो गया, 0 0 1 2 3 4 5 तक दिया, 4 तक ही दिया है भाई। चलो जी बहुत बहुत बढ़िया, 4 तक ही दिया हुआ है। चलो 5 भी लिख देते हैं, लेकिन 4 तक दिया हुआ है मामला। उसके बाद गुड वाई में अगर हम देखें तो हाईएस्ट वैल्यू आ गई इसकी 16 और लोएस्ट वैल्यू 0 है, और साफ साफ यहां देखिए 4 4 का गैप हमें नजर आ रहा है, तो 4 4 का गैप ले लेते हैं। लेकिन डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ध्यान रखने, पीपीसी के लिए बहुत जरूरी है। तो देखो यहां बनाते हैं 4, फिर बनाते हैं 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, है ना जी, ये हमने बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये गुड वाई हो चुका है, ये गुड एक्स हो चुका है। अब पॉइंट हमें लगाने हैं, तो पॉइंट हम लगाएंगे ब्लू मार्कर से। अगर हम देखें 0 पे 16 है, अगर गुड एक्स देखें 0 पे तो गुड वाई 16 है, तो एक पॉइंट यहां लग जाएगा 16 पे। दूसरा पॉइंट है 1 पर 12 है, 1 पे क्या है 12 है, ये 1 पे 12 आ गए यहां पे। 2 पर कितना है, 2 पर 8 है, 2 पर 8 है तो 8 यहां पे आ गया। 3 पर कितना है, 3 पर है 4, 3 ये रहा 4 ये रहा, 4 यहां पे आ गया। 4 पे कितना, 4 पे 0, तो 4 आपका यहां पे आ गया। ठीक है जी, ये आपके पॉइंट्स यहां पे बन चुके हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो भाई अगर हम देखें तो ये बहुत ही ध्यान से देखें, ओहो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है बेटा। स्केल से बनाएंगे आप तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। ये पॉइंट हम थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये बन चुकी है स्ट्रेट लाइन, ये पीपीसी है। तो पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, पीपीसी स्ट्रेट लाइन का पीपीसी बना है। ठीक है, शेप पे हमने कमेंट कर दिया है। अब उसका रीजन बताएं, क्या रीजन इसने पूछा नहीं है, हाँ तो पूछा है गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी। तो रीजन बताना है भाई। रीजन बहुत सिंपल है, रीजन इसका है कि जो आपकी एमओसी है वो कांस्टेंट है, एमओसी कांस्टेंट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एमओसी होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही पीपीसी की शेप को डिटरमाइन करती है। एमओसी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि देखो कांस्टेंट का मतलब यह है कि चेंज इक्वल आ रहा है। यहां पे 1 1 1 का चेंज है, यहां पे 4 4 4 4 का चेंज है, चेंज इक्वल है, इसलिए एमओसी कांस्टेंट है, इसीलिए पीपीसी स्ट्रेट लाइन बना है। ये पीपीसी हो गया हमारा। ओके, 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये हमने ड्रॉ भी कर दिया है पीपीसी, और हमने ये रीजन भी बता दिया, शेप भी बता दी इसकी। भाई बहुत बढ़िया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। भाई काफी सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 तो। और क्या पूछा गया अभी इसके अंदर, मार्क्स पूछे गए हैं 33 स्टूडेंट्स, ध्यान रखना 33 स्टूडेंट्स हैं, और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, क्लासेस बनानी है 0 से 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। और बी पार्ट पूछा गया है, ऑल्सो कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 4 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे लगता है 10th क्लास में आपने ये क्वेश्चन किया ही होगा,
है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि काफी सिंपल है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो ये हमने यहां पे मिटा दिया। चलिए भाई, अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8। ये है बिल्कुल मस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 + 2 4, यानी कि क्वेश्चन जो है वो ए और बी पार्ट में है। तो पहले इसको लिख लेते हैं भाई। आंसर 8 हमने लिख लिया है। दो पार्ट में, पार्ट ए है और पार्ट बी है। ठीक है जी। तो देखिए पार्ट ए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। देखो भाई, सेंट्रल प्रॉब्लम 3 ही होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है जी। अब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है, तो भाई वो होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये है प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम हमने बता दी है और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो भाई एक्सप्लेन करना बहुत सिंपल है। आप देखिए कि इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी ऑफ पीपल, किन लोगों के लिए प्रोडक्शन करें, ये डिसाइड करते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर कि अल्टीमेटली कौन लोग होंगे जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। और ये डिपेंड करता है लोगों की इनकम के ऊपर। तो लोगों की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो हम कई सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बदले हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। लैंड के बदले हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले हमें वेजेस देनी पड़ती है, कैपिटल के बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले हमें देना पड़ता है प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, ये प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम से लिंक करती है। ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब करते हैं हाईलाइट ऑफ दिस पेपर। सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पेपर का, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। चंद्रयान 3, आप देखिए चंद्रयान 3 हमने भेजा है चांद के ऊपर। भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये भारत का रहा है। और हाल फिलहाल आज ही अखबार में खबर आई है कि चंद्रयान जो है वो लैंड करने वाला है मून के ऊपर, और वो 14 डेज तक वहां पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा। आज ही ये खबर आई है अखबार के अंदर कि वो लैंड करने वाला है, और ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चंद्रयान, इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन विल मेक इंडिया द 4th कंट्री टू सेफली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में जिसने सेफली मून के सरफेस पे स्पेसक्राफ्ट उतारा है। होने वाला है, बस आजकल में होने वाला है मामला। ये इस मिशन ने बहुत सारे पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया है इंडिया में, और इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर पे बूस्ट आने वाला है। इस चंद्रयान 3 मिशन का पीपीसी पर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर क्या असर पड़ेगा, और क्वेश्चन आपको डायग्राम यूज करने के लिए भी कह रहा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, स्कूल वालों ने अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है, जो कि होगा ही होगा, उससे पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम होगा, और लोग जो स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेस एजेंसीज हैं, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी। तो जब वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। ठीक है, लिख देते हैं क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां लिख दो, आ जाएगा, या नीचे लिख देता हूं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये होगा इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और ये क्या है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक रीजन है राइटवर्ड शिफ्ट का, राइटवर्ड शिफ्ट का एक रीजन है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। थोड़ा बहुत आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि इट विल ब्रिंग फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, इससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा। सो द पीपीसी
So the PPC will shift rightward. पीपीसी कहां हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इसकी वजह से, है ना। पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो भाई बस अब आपको पीपीसी बनाना है जिसको राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाना है। तो ऐसे किया आपने, ऐसे किया, 0xy किया आपने, ये आपने बना दिया पीपीसी। आप जानते हैं पीपीसी ऐसे ही होता है। यहां लिखा आपने गुड x, यहां लिखा आपने गुड y, ये गुड लिखा है भाई, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, गुड x और गुड y। और अब पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट करना है, तो आप यहां पे देखियो पीपीसी ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ऐसे करके, यहां एरो बना देंगे ऐसे करके, ठीक है, और यहां लिख देंगे राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, भैया आंसर हो गया। ठीक है जी, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही बनता है मेरे ख्याल से। तो इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, तो ये भी आप लिख सकते हो, पर मेरे ख्याल से इतना आंसर सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। तो भाई ये यहां पे मैंने आपको पेपर सॉल्व करा दिया, बस 8 ही क्वेश्चन इसके अंदर थे, हमने आपको पूरा पेपर करा दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई? अगर आपके थोड़ा भी काम ये वीडियो आ सकती है तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रह गई है, कुछ और आप इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते वक्त। और भाई सपोर्ट कीजिए, इस चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी किसी और पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।